नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास परती परिकथा। सुनते हैं इसका 42वां भाग। लड्डू लड़े तो बूंदिया झरे, गरुड़ ध्वजा जरा सोच में पड़ गया है। लड्डुओं को लड़ाकर 3 साल तक झड़ी हुई बूंदिया बटोरी है उसने, लेकिन अब तो लड्डू लड़ते ही नहीं, बूंदिया कैसे झरे। उसको भरोसा था भूदानियों और सरबन बाबू में जमकर मुकदमेबाजी होगी, किंतु भूदानी लोग भी अजीब जीव होते हैं। इतनी मार पड़ी, सिर फूटे और हाथ पैर टूटे, पर बजाबता फौजदारी की बात तो दूर, पुलिस केस भी नहीं किया भूदानियों ने। घायल भूदानियों को अस्पताल भेजकर खंजड़ी पर गीत गाने लगे, भैया जमींदरवा से करता अरजिया से, और सरबन बाबू को क्या कहा जाए। भूदान के नेता ने दरवाजे पर आकर जरा सा अनशन करके मरने की धमकी दी तो दोनों भाई सर्वोदय आश्रम में जाकर माफी मांगाए। गरुड़ ध्वज माफी मांगने वालों और देने वालों दोनों को हिजड़ा समझता है। गरुड़ ध्वज झा घर घर का हाल जानता है। ऊंचे चढ़ के देखा, घर घर एक लेखा, लेकिन ऐसा कभी न देखा। गरुड़ झा ने क्या, किसी ने नहीं। और कोई माथा घुमावे या नहीं, गरुड़ झा भंग के नशे में कभी कभी सब कुछ देखता है। एक एक घर की तस्वीर, एक एक परिवार के हर एक सदस्य को हवा में डोलते हुए देखा है उसने। इसलिए गरुड़ झा को पूरा भरोसा हुआ उसका व्यापार कभी मंदा नहीं होगा। गांव थिर नहीं, पहले से भी ज्यादा वेग से दौड़ रहा है सारा समाज। गरुड़ झा बेकार घबराता है, सोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। लड्डू लड़ेंगे, बूंदिया झरेगी, झर 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 झरते हुए लोग। बता दे कोई गरुड़ ध्वज को, एक भी परिवार की ओर आंख के इशारे से ही सही, कोई घर साबुत नहीं। क्या गरीब क्या अमीर, इतने दिनों तक सर्वे में जमींदार की जमीन हासिल करने और दर रैयत से जमीन बचाने के दावपेच में रहे। अब परिवार का एक प्राणी दूसरे प्राणी की ओर संदेह भरी निगाह से देख रहा है। एक एक आदमी अपने को एक किला बना रहा है। सभी कछुए हुए जा रहे हैं। गरुड़ ध्वज झा के पास दिन रात मुवक्किल लोग चक्कर मारते हैं। क्यों झा जी, मान लीजिए कि एक बाप के 3 बेटे थे, मर खप कर 2 भाई रहे, तीसरा भाई की बेअव्वा को छोड़कर दोनों भाई की बहू समझ लीजिए कि काग बंधिया और कटबाज हैं, तो बचे हुए भाइयों का हक जो हाथ सो साथ, जब तक जीवे पेट भात। क्यों पंडित जी, बाप को हक है कि अपनी स्त्री के नाम से उईल कर जाए बेटे के रहते। बाप को कुसपुत्तर करने का हक हमेशा दे दिया है पंडितों ने। क्या करोगे? गरुड़ का झाका पत्थर का दांत चमका कर खैनी ओठ में दबा लेता है। आप ही विचारिए ओझा जी, बेटा अपने कोख का है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बेर बेर हजार हजार रुपया माय माय कर कह कर ले और देने के बेर उकट नाटक गाली। यह कि उसके बाप या दादा का कमाया हुआ पैसा है। जब से आई हूँ राख की ढेरी ही देखी। ओझा जी, बेटा क्रिया कहती हूँ, सब मेरे नैहर का है। बोलिए, दूसरी जगह मेरा रुपया बैठा तो नहीं रहता। सो कल से कह रही हूँ, कागज बना दे भैया के नाम। तो लाठी लेकर मारने आए दोनों प्राणी ओझा जी। छी छी छी, आपकी जैसी स्त्री भी रोती है भला। बिना कागज बनाए अब 1 पैसा भी नहीं दीजिए। आ रहा है मौका सामने, आपके बेटे को फिर 1000-1200 की जरूरत होगी। गरुड़ झा फुसफुसा कर बोलता है। और तो और गरुड़ ध्वज झा सबसे जिगरी दोस्त रोशन बिस्वा भी दरार पड़ी दीवारों वाले घर में ही है। आज नहीं तो कल उसका बेटा लड़ाई झगड़ा करने के भिन्न होगा ही होगा। गरुड़ झा सतर्क होकर देख रहा है। दीवार घिरी घिरी। रोशन बिश्वा या उसका बेटा 2 में से 1 अथवा दोनों ही उस दीवार के नीचे आ जाएं तो। गरुड़ झा ने अपना नियम बना लिया है। पुरोहित जजमान का पुराना रिश्ता उसका घर घर से है। हर घर में श्राद्ध करके वाजिब दक्षिणा लेने का हक उसको है। मुवक्किलों को अपने दरवाजे पर से निराश करके लौटाने में पाप होता है मुकदमेबाजों को। लेकिन आश्चर्य, बलभद्र का शिवभद्र घर से लड़कर जब इधर उधर मारा मारा फिरने लगा
तो गरुड़ झा ने सोचा एक चरखी तो जरा चला दिया जाए। सो एक एक करके तीनों भाइयों को पंप दिया गरुड़ झा ने। फूले भी थे तीनों अलग अलग खूब, लेकिन लगता है कहीं से हवा धीरे धीरे लीक करती है। इधर कुछ ढीले हैं तीनों। क्यों लुत्तो बाबू, अपने दोस्त बीरभद्र बाबू को नहीं समझाते? समय टल जाने पर टाइटल सूट तो नहीं चल सकता, कलेजा कूटने से भी कुछ हाथ नहीं आएगा बाद में। झा जी, कौन किसका दोस्त, किसको क्या समझाया जाए, मालूम नहीं आपको? आज सुबह से ही तीनों भाई हवेली में घुटना टेककर दही बुनिया उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या बात। धरकट्ट कहीं के लुत्तो उदास है। हवेली में? सो कैसे? गरुड़ ध्वज ने थू थू कर खैनी थूक दी। तिरिया चलित्तर, बीरभद्र की स्त्री काली पूजा की रात कीर्तन सुनने गई, न जाने वहां कैसे जित्तन से आंख लड़ गई। देवर लगता है ना। दूसरे दिन सुबह उठकर गोद में 1 महीने के बेटे को लेकर चुपचाप हवेली में जाकर हाजिर हो गई। सुना है जित्तन ने 5 भरी सोने की मोहन माला दे दी। अपने बचपन की मोहन माला क्या दे दी, तीनों भाई गदगद हो गए। आज तीनों भाई मिलकर हाजिर हुए हैं। लेगा एक एक मोहन माला तीनों भाई देखूंगा। वहां अंदर हवेली में कौन घुसी है, तजमनिया कानी कौड़ी नहीं देगी। लुत्तो ने अपनी उदासी को ढकते हुए कहा, जाने दीजिए, पीछे मजा मालूम होगा। कांग्रेस में भी अब गुजर नहीं उसकी। सभापति जी से कहकर तुरंत स्पेल्ट करवाते हैं। ग्राम पंचायत की चुनाव की तारीख भी अब करीब है। रोशन विश्वास साइकिल की घंटी बजाता हुआ आया। आजकल उसने अपनी साइकिल में मेढक की तरह बोलने वाला हरान लगाया है। पे पे पे। लुत्तो चमक गया। रोशन विश्वास उठ चाटता हुआ साइकिल से उतर पड़ा। फिर मुस्कुराकर 2 बार जीप ओट पर निकालने के बाद बोला, सुना है आज पोखरा में महाजाल डालने गए हैं चौधरी तीनों भाई। गरुड़ ध्वज जाने कनखी देते हुए कहा, सब मछली निकलेगी, न जाने क्यों तीनों एक ही साथ टटाकर हंस पड़े। हंसकर कुछ हल्का हुआ दिल। तब गरुड़ ध्वज जाने गंभीर होते हुए बात खोली। हाँ, अब ग्राम पंचायत के बारे में क्या सोचते हो लुत्तो बाबू? जितन तीनों भाइयों को ही नहीं, सारे गांव के लोगों को 3 दिन 6 शाम खिलाने का प्रबंध कर रहा है। सो फोकट में नहीं, कुछ समझते हो? खूब समझते हैं, लुत्तो और रोशन बिस्वा ने एक ही साथ कहा। रोशन बिस्वा आजकल लुत्तो को रुपए पैसे से भी मदद करने लगा है। समय असमय बोला, रास्ते में खड़ा होकर बतियाना अच्छा नहीं, कहीं चलिए। कहाँ चलें? गरुड़ ध्वजा ने कूट किया। आपके भी यहाँ बैठकर कोई बात बतियाना अब ठीक नहीं। रोशन बिस्वा ने कबूल किया। हाँ, आप ठीक कहते हैं झा जी, अब मेरे घर में भी छेद हो गया है। बहुत सोच विचार कर तीनों चले सबसे सुरक्षित स्थान नट्टिन टोली। महीचंद रैदास ने मलारी की बात मत पूछे, कोई लड़ाई हो जाएगी उससे मुफ्ती। आजकल वह दिन रात कलाली में पड़ा रहता है। जाने के पहले मलारी ने अपनी माँ के हाथ में 50 रुपए दिए थे। रमदेवा के सामने ही मलारी के घर से गायब होने के बाद मलारी की माँ ने धरती खोदकर छुटकी टुमनी निकाल के देखा था। रमदेवा अपने बाप का बेटा है, वह मलारी नहीं। महीचंद से छिपा कर रखेगी रुपए घर में। मार पीट कर छीन लिया। साली, जैसी माँ वैसी ही बेटी। तू इस रुपए से मदनपुर के मेले में सैल फसफड़ करने जाएगी? जाति वालों को भात कहाँ से देंगे रिसाली? तेरी बेटी ने सरकारी शादी की है तो कहे ना सरकार बाप से, जाति वालों का भात कहाँ से आवेगा? बोल, खोलती है मुट्ठी की लगाऊं लात? जाति के सरदार झल्लू मोची और दीवान घोतन मोची को वह दारू पिलाता है। यह कांग्रेसी बात नहीं कि बाल गोविंद से अब कहने जाए कुछ। बाल गोविंद भी जाति के सरदार से बाहर कैसे हो सकता है? महीचंद ने जाति के सरदार से मिलकर तय किया है, समय समय पर मलारी की माँ से जाति वाले भोज जरूर मांगे, हुक्का चीलम बंद करने की भी धमकी दें। महीचंद अपनी बेटी पर जन्म के बाद से ही दांत कटकटाता है। साली इतनी गोरी कैसे हो गई? सौर घर में ही घुसकर उसने अपनी स्त्री को लात मारते हुए कहा था, अब बोलो, यह गोरी लारी छौड़ी मलारी कहाँ से आई? उसका मुंह भोगेंद्र भूमिहरवा जैसा क्यों है? कई बार महीचंद ने इस लड़की को गला टीपकर मारने का भी विचार किया, लेकिन उसकी माँ हमेशा कलेजे से सटाए रहती बेटी को। नाम लेकर पुकारती, मलारी। महीचंद चिढ़े तो चिढ़े,
अपनी बेटी को, अपने पेट की बेटी को वह बचाएगी नहीं। मलारी बढ़ती गई और महिचन का गुस्सा भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। मलारी की माँ कम चालाक नहीं। 2 वर्ष की उम्र में ही मलारी की शादी करा दी उसने एक जवान रहदास से। 2 वर्ष की बेटी अपना धन नहीं, पराये की चीज है। कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन वर्ष लौटते लौटते मलारी बेवा हो गई। 2 बरस की बेटी की मांग भरवा कर उसने जमाई को घर जमाई करके रखा। महिचन 1 साल नहीं 2 साल तक देखता रहा तिरिया चलित्र का नया से नया खेल। आखिर एक दिन घर जमाई और ससुर ने एक दूसरे पर अपना पुराना गुण फेंका। मवेशी को जहर महुरा खिलाने में दोनों मशहूर। मलारी की माँ को कुछ नहीं मालूम। जानते हैं ऊपर तो जल रहे हैं देवता सूर्य महाराज। मलारी की माँ को मालूम रहती बात तो सांप भी मारती और लाठी भी नहीं टूटने देती। अपने जमाई को भिन्न करके उसका कारोबार अलग कर देती मलारी की माँ। यह काम तो दोनों ने गुपचुप करने का मंसूबा किया। जिसको गाली पहले लगी वह मर गया। मलारी बेवा हो गई। मलारी की माँ ने देखा बचपन से ही मलारी की बुद्धि बबुआनों की बेटी जैसी। पढ़ने लिखने का ऐसा शौक कि भागकर कब चली गई एक दिन पढ़ने किसी को मालूम नहीं, और ट्रेनिंग भी लेने गई ठीक वैसे ही। भोगेंद्र बाबू ने एक दिन रास्ते में देखा था मलारी को और देखते ही रहे थे कुछ देर तक। आखिर जहाँ की थी वहीं चली गई। मलारी की माँ ऊँघ रही थी। कोई आ रहा है शायद। महिचन, कौन है? क्या काम है? मैं दीवाना। महिचन जी कहाँ है माँ जी? दीवाना के दावे को कोई गलत साबित कर दे। वह सबसे पहला माई का लाल है गांव का, जिसे खुले शब्दों में मलारी से प्रेम की भिक्षा मांगी थी बचपन में ही। कोई कसम खिलाकर पूछे मलारी से। आज तक दीवाना ने किसी लड़की की ओर नज़र भी उठाकर नहीं देखा। मन ही मन कलात्मक प्रेम करने लगा था वह। और उधर सुवंशलाल जीवन बीमा करते करते लूट ले गया। जीवन यौवन प्राण गंवाकर भी वह जी रहा है, माँ सरस्वती की कृपा। दीवाना ने बहुत सोच समझ कर एक नई बात निकाली है। वह रैदास टोली के सरदार दीवान से लेकर पंच पचान तक से साफ साफ कहेगा सुवंशलाल ने मलारी के साथ सभी रैदास की जाति ले ली है। दीवाना ऐसा नहीं, वह जाति लेगा नहीं, वह देना चाहता है। वह रैदास हो जाएगा। हरिजन, हरिजन होने में नफा हो या न हो, गांधी जी के प्रिय थे हरिजन। वह हरिजन बनकर दिखला देगा। वह रैदास होकर रहेगा। अपनी जाति में लेकर देखें हरिजन के लिए जान देता है या नहीं। वह ढोल बजाएगा, पिपही बजाएगा, चाम का कारोबार करेगा, चमरौधा जूता सिएगा, यहाँ तक कि माल मवेशी को जहर महुरा भी खिला सकता है। उसके 2 दर्जन बैल, 1 कोड़ी गाय लोग चुरा कर ले गए हैं। वह क्यों छोड़ देगा? और यदि कहें जाति वालों की जूता के अंडी की तेल में भिगोकर फलाने के सिर पर मारो तो वह भी करके दिखा देगा दीवाना, जिसके सिर पर कहें। बाबू साहब जरा गला दबाकर बोलिए, अड़ोस पड़ोस में हितमुदैया लोग हैं। नहीं नहीं, मैं डंके चोट पर बोलूँगा। सुनिए माँ जी, मैंने कल एक कहानी लिखी है। कहानी छपने पर तो दुनिया वाले पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले सुना देता हूँ। कलात्मक प्रेम की सच्चाई की परीक्षा उसका नाम है। महिचंद जी को भी आने दीजिए। हाँ हाँ, मैं इसी चटाई पर बैठूंगा। दोनों सुनिए मिलकर। देखिए कि आप लोगों के दुश्मन ऊंची जाति वालों पर, बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पर किस तरह भीगा हुआ चमरौधा लगाया है मैंने। हरिजन उद्धार खेल बात नहीं, कोई सच्चा हरिजन प्रेमी नहीं। दीवाना का दावा है। महिचंद ने बाहर से ही पुकार कर कहा, डेयरी में कौन बोलता है रे? रमदेवा। रमदेवा ने दौड़कर बाप की अगवानी की। उसने उत्तेजित होकर कहा, रजपूत टोली का है बप्पा, एक लाठी माथा पर कस के लगाएं। मैया को भी फुसलाने आया है। मंगनी सिंह दीवाना जानता है किस देवता की पूजा में कौन सी चीज चढ़ती है। महिचंद ने दारू की बोतल को ढिवरी की रोशनी में देखकर समझ लिया 30 नंबर। अगला 43वें अंक में। धन्यवाद।